गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमने क्या था, प्रीवियस लेक्चर में देखा था जो फॉल्ट, फोल्ड एंड बेटिंग प्लेन्स क्या होते हैं, और वहां पे एक क्वेश्चन भी देखा था। मीन्स हमारा जो डिसकंटिन्यूटी वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्या था हमने कल बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक्स। इसमें एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बिल्कुल आप उस पे उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो आपको समझने पड़ेंगे, और कुछ है जिसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखेंगे हम। जल्दी से बाकी अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो, उनको भी इन्फॉर्म करो जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और अपन 1 मिनट में स्टार्ट कर सकें। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो बाकी बच्चे हट होते रहेंगे। तो आज हमारा क्या है, कौन सा टॉपिक हम देखने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक। उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें से हर एक प्रॉपर्टी को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट कर दिया ना। तो अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं, हमें फिजिकल प्रॉपर्टी की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों, क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो रॉक, जो जैसे हमारे पास कोई पर्टिकुलर रॉक है, तो वैसा तो है नहीं कि नेचर में एक ही कैटेगरी का रॉक पाया जाता है और उसकी ज्यादा वेरिएबिलिटी उसमें नहीं है, मतलब डिफरेंसेस नहीं है। तो हमें प्रॉपर्टीज की जरूरत क्यों पड़ती है? यदि मान लीजिए नेचर में एक ही कैटेगरी का या एक ही टाइप का रॉक होता, तो हमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अभी प्रॉपर्टीज देखने उसकी जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसके उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ रॉक के बारे में सब कुछ चीजें जान ली होती, हमें इतनी ज्यादा वेरिएशन पे फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं होता। नेचर में वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या होती है, फाउंड वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स जो है वो पाई जा रही है। तो इसका मतलब उनमें वेरिएबिलिटी भी है फिजिकल बेसिस पे। फिजिकल बेसिस पे मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, जैसे उनकी डेंसिटीज में अंतर देखने को मिलेगा आपको, उनके लक्ष्य में, उनके स्ट्रीक में, उनके हार्डनेस में, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी में। इस तरीके से ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो अलग अलग रॉक्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक, अलग अलग कैटेगरी में। मतलब जैसे आप उनकी हार्डनेस चेक करोगे, तो कोई पर्टिकुलर रॉक को चेक करोगे, उसकी हार्डनेस काफी कम आएगी, कुछ रॉक की मीडियम आएगी, और कुछ कैटेगरी ऑफ रॉक्स की काफी हाई हार्डनेस आएगी। इस तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी अंतर होगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं या कुछ पैरामीटर्स हैं जो रॉक को क्लासिफाई करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसीलिए हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज की यहाँ पे क्या है, जरूरत है। अदरवाइज एक ही कैटेगरी की रॉक होती तो हमें सब कुछ पता होता, हमें इतना डिफरेंशिएशन मीन्स कि हमें तो अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज को, इतना डिटेल से उसकी जरूरत होती नहीं। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं फिर। तो इसमें अब हम क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को हम देखने वाले हैं। ठीक है,
इसके प्रॉपर्टीज तो कई सारी हो सकती हैं, तो उसमें हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखेंगे क्या है। तो देखिए, एक बार पहले लिस्ट डाउन कर देते हैं तो ही सही रहेगा, ठीक है। तो एक मिनट रुकेगा तो। इसमें तो प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, लेकिन हमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को ज्यादा फोकस करना है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, चलो सबसे पहले क्या करते हैं इनका, हम एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या हम देखेंगे। तो यदि हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें, तो उसका टेक्सचर कैसा होगा, स्ट्रक्चर और टेक्सचर, ठीक है। तो उसको आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर, यहाँ से ना स्टार्ट करके दूसरा लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले उसको देखते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो टर्म है अपने लिए वो क्या है, जिसको हमें ज्यादा इस पे फोकस करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्योंकि क्या है ना, अ, जो इम्पोर्टेंट है उससे स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए क्या बेनिफिट रहेगा कि उस पर हम ज्यादा समय दे पाएंगे, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आपने बहुत सुना होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका एक और नाम होता है, क्या होता है इसको और क्या बोल सकते हैं हम, रिलेटिव डेंसिटी। क्योंकि ये हम स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है किसी के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं, ठीक है। ये एब्सोल्यूट नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप जब कभी आपने यदि कभी देखा हो तो कहीं पे लिखा रहता है कि दिस रॉक हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.2 1.3, कोई यूनिट उसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को और क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, पता होनी चाहिए। ये हो गया आपके पास। इसके बाद हम क्या देखेंगे, सॉरी, ग्रेविटी के बाद आपका होगा यूनिट वेट, जो कि इसी से इंटर कनेक्टेड है, यूनिट वेट। ये आप बहुत सुनते हो कि दिस रॉक या कोल हैज यूनिट वेट ऑफ सच सच वैल्यू, तो ये भी हम देखेंगे यूनिट वेट, ठीक है। और एक अब यहाँ पे हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, डेंसिटी भी हमने इंक्लूड कर लिया है, तो डेंसिटी अलग से नहीं लिखते, इसी में लिख देते हैं डेंसिटी, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ जाओगे ना डेंसिटी। चलिए फिर आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, तो हम अगला क्या देखेंगे, एक एक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज योर वाइड रेशियो। मतलब कि उस रॉक में जो वाइड्स है उसको हम बोल सकते हो क्वांटिफाई करने के लिए, पता करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं वाइड रेशियो। तो आगे देखेंगे, जब फेज डायग्राम हम पढ़ेंगे तो वाइड रेशियो, ठीक है। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, इस चीज का ध्यान रखना है। और अभी यूनिट वेट को तो हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम आगे देखेंगे। अभी जो यहाँ पे सिंपल सिंपल दिख रहा है वो आपको बता रहे हैं। वाइड रेशियो के अलावा नेक्स्ट वन इज जो, नेक्स्ट क्या आपके पास, पोरसिटी हो गया, ठीक है। पोरसिटी, अब ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इसको हम क्या है रिप्रेजेंट करते हैं, पर यहाँ पे इसको भी क्या है स्मॉल पी बोल देते हैं, ठीक है। ये आपको हो सकता है कहीं एम दिखे, कहीं डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देन आपका परमिएबिलिटी, ये सब हम देखेंगे, परमिएबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर, और क्या देखेंगे, ये इसके बारे में हो सकता है आपने सुना भी हो। देन इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज का मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी, वैसे हमने वेंटिलेशन में कवर किया है, पर यहाँ पे क्या है लिख देते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल
प्रॉपर्टीज। देन और हार्डनेस, हार्डनेस भी तो आपने ये सुना होगा, मोर स्केल ऑफ हार्डनेस, यानी हमें यदि रॉक्स को हार्डनेस के बेसिस पे क्लासिफाई करना हो कि यदि हमें कंपैरिजन करना हो डिफरेंट रॉक्स के बीच उनके हार्डनेस का, तो हम किसका यूज करते हैं, किस स्केल का, मोर स्केल का। उसमें 1 to 10 वैल्यूज होती हैं, उसमें हम हार्डनेस चेक कर रहे होते हैं, वो भी हम देखेंगे क्या है। तो अगला है आपके पास हार्डनेस। और क्या है, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो हम देखते जाएंगे, ठीक है। हार्डनेस के बाद क्या हो गया आपके पास, नेक्स्ट वन इज, अब तो ये हमने देख लिया था एनाइसोट्रॉपी क्या होती है, इतना हमें नहीं लगता जरूरत है जाने की। हाँ, स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, ये भी हमें देख लेते हैं। स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, या इसको मिनरलॉजिकल कंपोजिशन बोल सकते हो, स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर। और कोई है जो आपको लग रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी छूट रहा हो? और भी एनाइसोट्रॉपी है, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। हमने डिस्कस कर लिया है क्या होता है आइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी होगा। चलिए, तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज विच विल कैरेक्टराइज द रॉक्स। किसी रॉक को कैरेक्टराइज करना है, उनकी प्रॉपर्टीज को समझना है, तो ये सब यदि आप चीजों को, उनकी ये वैल्यूज आपको पता है, या उनको आप ये टर्म्स आप उस रॉक्स के बारे में डिफाइन कर पा रहे हो, उनकी वैल्यूज को, इसका मतलब है कि उस रॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से एसेस कर पाओगे, ठीक है। अब हम एक एक करके सब टर्म्स को देखेंगे। पहला हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको अभी हमने बताया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, रिलेटिव डेंसिटी भी इसको बोलते हैं। देन यूनिट वेट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल थर्मल प्रॉपर्टीज, हार्डनेस, स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, एनाइसोट्रॉपी। और कोई क्या है टर्म छूट रहा है क्या जो आपको पता हो? डू यू नो एनी टर्म्स अदर देन दिस, जो यहाँ पे रिटर्न ना हो, लिखा ना हो? क्योंकि क्या है ना, अभी और भी हैं कुछ, उस पर हमें, अब जैसे डेंसिटी, डेंसिटी यहाँ पे आ गया यूनिट वेट पे। टेम्परेचर, तो यहाँ पे ये थर्मल प्रॉपर्टीज में पूरा कवर हो गया। ये दोस्तों हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ा जाए, अब एक एक करके देखें भी ना, इम्पोर्टेंट है। अब हम, ये भी तो महत्वपूर्ण है कि हम देखना स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, हाँ, लश्चर बोल सकते हो, चलो ठीक है। यहाँ पे और लश्चर हो गया, स्ट्रीक हो गया, और भी यहाँ पे और, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज और, उसका लश्चर कैसा है। देन योर स्ट्रीक, उसका स्ट्रीक में हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ये भी एक हो गया, और बताइए, और कोई, और कुछ भी है जो आपको पता हो और यहाँ पे लिखा ना हो, जिससे ही कोई भी टर्म छूटे ना, है ना। एनाइसोट्रॉपी क्या होता है? अरे ये हमने डिस्कस किया था, पॉइजन रेशियो, ना ना ना, इसको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं गिनेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्ट्रेन का वो टर्म आ रहा है ना, रेशियो ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन है, तो वो आपका इनडायरेक्टली कहो तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आ रहा है वो, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम काउंट नहीं करेंगे पॉइजन रेशियो को। इसके बाद और क्या बोल रहे हो आप? और हमें लगता है ऑलमोस्ट पूरी जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी है, इनमें से कोई बच नहीं रहा है, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया। क्लीवेज, हाँ क्लीवेज ही बोल सकते हो, करेक्ट करेक्ट। एक और है क्या है, हमने क्या है, ये जो यहाँ पे लिखा है, ये उस तरीके से लिखा है, गेट के आप उस पर जाओगे थोड़ा सा, ये फिर क्वेश्चन देखने जाओगे, तो इनका ये प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसा ही है, यदि आप ऐसे ही पढ़ो, जैसे इसको सबसे पहले फोकस करो, देन नेक्स्ट ये टर्म्स, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है, कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहले लिख देते हैं, क्लीवेज प्रॉपर्टीज भी रॉक्स के में देखनी होती है, तो यहाँ पे पहले एक बार लिस्ट डाउन कर देते हैं। पर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें हमारा फोकस सबसे ज्यादा होगा, वो कौन कौन सी है? एक जिसको हम रेड कलर से वो कर रहा है ना, एक ये हो गया,
then unit weight, oblique density, then your void ratio, porosity, permeability और hardness. These are some of द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। इस पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आप इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिकल थर्मल प्रॉपर्टीज पे, इस पे कभी रेयर आया हुआ है। स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर पे पूछा ही नहीं है कभी, और एनाइसोट्रॉपी पे भी नहीं पूछे हैं क्वेश्चन। ये क्या है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, पर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उतना इस पे फोकस नहीं करना है। यदि आप मान लीजिए रिवाइज कर रहे हो, ये चीज आप छोड़ भी स्किप भी कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इन सेंस कि किसी गेट में क्वेश्चन आए नहीं हुए हैं, उसका इंडायरेक्ट कहीं यूज हुआ वो अलग बात है, पर इस पे सीधा इसका फोकस सबसे ज्यादा रहता है। इन इन जितने भी हमने इसको रेड कलर लाइन वो कर रखा है, पॉइंट आउट कर रखा है, क्लियर है क्या? इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए एनाइसोट्रॉपी का मतलब हमने क्या बताया था। एक बच्चा पूछ रहा है कि आपके पास कोई रॉक है, उस रॉक को आप किसी भी डायरेक्शन में देखोगे, किसी भी डायरेक्शन में, तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो यदि एनाइसोट्रॉपिक है तो डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी मींस उसका आप टेम्परेचर में वो करो, मेजर करो, या फिर उसकी आप डेंसिटीज पे डेंसिटी देखो। तो किसी भी डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए एक ये रॉक सैंपल है, ये रॉक सैंपल हमने इस डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज मेजर करना स्टार्ट किया, तो इन प्रॉपर्टीज पे अलग अलग पॉइंट पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो इसको हम बोलते हैं उस तरीके के रॉक को एनाइसोट्रॉपिक, मींस आइसोट्रॉपिक नहीं है। आइसोट्रॉपिक होता तो हर डायरेक्शन में उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है, सेम होती है। तो जैसे जैसे आप डायरेक्शन चेंज करते जाओगे हम प्रॉपर्टीज भी बदलती जाती है, ठीक है। तो ये है एनाइसोट्रॉपी, ये हमने पहले बताया था जब हमने आपको चिलेन डायनेमोट्रियल बताया था, इसलिए हमने लिखा नहीं था यहाँ पे, पर चलिए लिख दिया, आप याद रखो। तो दीज आर सम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसको भी देखने से पहले यहाँ पे हमने दूसरे नंबर पे लिखा डेंसिटी। पहले समझते हैं डेंसिटी क्या होता है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी तो बाद में समझेंगे, पहले पता तो हो डेंसिटी होता क्या है, फिर देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, फिर आगे बढ़े, बताइए। चलिए, क्लियर हो गया ना? हाँ, वो हमने क्या है कि पहले बता रखा है पर आप शायद भूल गए हो, कोई नहीं, नो इश्यूज। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपली, पहले सबसे पहले समझते हैं डेंसिटी क्या होता है, देन ओनली वी विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है। तो सिंपल सा नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये हमने लिस्ट डाउन कर लिया, और हमारा जो पहला वो होगा, फोकस होगा किस पे होगा, डेंसिटी पे। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है? फर्स्ट वन इज योर डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है। हम अलग अलग पढ़ेंगे, यूनिट वेट को अलग करके डेंसिटी से पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्या है कंपेयर कर पाओगे। डेंसिटी, तो डेंसिटी से आप क्या समझते हो? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप की डेंसिटी आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे व्हाट इज बल्क डेंसिटी, व्हाट इज ग्रेन डेंसिटी। तो इस तरीके से अलग अलग टर्म्स है जो हमें यहाँ पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अलग अलग डेंसिटीज क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, देन ओनली आपका जो कंफ्यूजन है वो आगे नहीं होने वाला। अभी आप आगे देखेंगे जब हम फेज डायग्राम पढ़ेंगे, तो वहां पे मतलब काफी लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले डेंसिटी का मतलब सिंपल कहीं डेंसिटी लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा में बल्क नहीं है, ड्राई नहीं है, ग्रेन कुछ नहीं लिखा है। उसका मतलब सिंपल क्या होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का, यदि हमें यूनिट वॉल्यूम का मास पता है, समझ पा रहे हो, एक यूनिट वॉल्यूम का यदि आपको मास पता है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी उस मास के बराबर होगी। कैसे? सिंपल डेंसिटी को पहले यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। डेंसिटी मास defined as mass पर यूनिट वॉल्यूम। अभी हम रॉक के टर्म में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम डेंसिटी समझ रहे हैं, डेंसिटी क्या होता है। रॉक पर्टिकुलरली रॉक के लिए क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं वो तो हम आगे देखेंगे। तो डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम
फॉर एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, मास पर वॉल्यूम फॉर एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हम कैसे वो करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखिए जरा ध्यान से, इसको हम, इसके लिए सिंबल होता है रो। ठीक है, तो यहाँ पे रो मीन्स कि इसको यदि मैथमेटिकली देखें तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी यहाँ पे m जो है मास है, v इज द वॉल्यूम। इसकी जो SI यूनिट क्या होती है, इसको, ये फॉर्मूला काफी सिंपल लग रहा है, अभी देखिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, जैसे रॉक के पढ़ेंगे ना तो आप कंफ्यूज होना स्टार्ट करेंगे, क्या कब बल्क बोलेंगे कब ग्रेन बोलेंगे। क्लियर है, देखिए थोड़ा सा ये तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका जो यूनिट क्या होता है, इसका जो यूनिट होता है दैट इज, इसका जो यूनिट होगा, या फिर SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट इज, ये हमेशा क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। ये चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम डेंसिटीज में देखेंगे किसमें किसमें ग्राम पर सीसी में देखेंगे, टन पर मीटर क्यूब में भी आप देखेंगे, वो जब हम उसकी बात करेंगे यूनिट वेट की, इसलिए ये चीज याद रखना है कि डेंसिटी की यूनिट वेट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, अब चलिए, अब हम समझते हैं कि जब कोई बोलता है कि रॉक की डेंसिटी ये है, तो बोल क्या रहा होता है, एक्चुअली क्या मतलब होता है रॉक की डेंसिटी का। तो सबसे पहले हम समझेंगे पहला टर्म, दैट इज बल्क डेंसिटी। व्हाट इज बल्क डेंसिटी, तो बल्क डेंसिटी क्या होता है, तो इसके इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको समझने के लिए हमें फेज डायग्राम समझना पड़ेगा। व्हाट इज फेज डायग्राम, तभी जाके वो चीजें समझ में आने वाली हैं। तो इसको भी यहीं पे वो करते हैं, रोकते हैं, अगले वाले स्लाइड में हम समझते हैं क्या है कि फेज डायग्राम क्या होता है। वहां पे अलग टर्म्स होते हैं, क्योंकि आपका रॉक जो है परफेक्ट सॉलिड नहीं है। परफेक्ट सॉलिड का मतलब कि उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें पोरोसिटी नहीं है, परमेबिलिटी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें फोर्स होंगे, जिससे क्या है कि वाटर क्या होगा, ड्रेन आउट होगा। ठीक है, या फिर एब्जॉर्ब करेगा, तो उससे क्या है, उसकी जो डेंसिटीज है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होता है रॉक को, हम किस तरीके से क्या करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स में क्या क्या डिवाइड कर सकते हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके बाद अब समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में वापस आएंगे इस पे, क्या है, उसको बोल दो टॉपिक को वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, वेट वॉल्यूम, या वेट वॉल्यूम अभी छोड़िए, फेज डायग्राम बस बोलते हैं उसको, क्योंकि क्या है वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उसको भी यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पढ़ना है। फेज डायग्राम ये क्या बोलता है, फेज फेज डायग्राम। सबसे पहले देखते हैं फेज डायग्राम का मतलब क्या होता है। देखिए, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जो रॉक है या जो सॉयल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, सॉयल है, उसको हम अलग अलग उसके फेजेस को क्या करते हैं, वो डिफरेंशिएट करते हैं कि उसका सॉलिड वाला पार्ट क्या है, मतलब कितना होगा, देन व्हाट इज द पार्ट जिसमें क्या होंगे, पोर, मतलब एयर एंड वाटर होगा। हो सकता है ना कि उसके जो पोर्स है उसमें एयर भी एब्जॉर्ब कर सकता है, वो वाटर भी क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस तरीके से उसको हमने अलग अलग फेज में तोड़ दिया, और कौन कौन से फेजेस है वो हम देखते हैं। फेज डायग्राम वही, और कुछ ऐसा नई चीज नहीं है। तो एक टर्म आता है पोरस मटेरियल, एक टर्म आता है पोरस मटेरियल। पोरस मटेरियल का मतलब क्या होता है, सुना है क्या आपने, पोर्स का क्या मतलब होता है। जनरली ऐसे सॉयल वगैरह आपने देखा है, सॉयल सॉयल में क्या होता है, पोर्स होते हैं, मतलब परफेक्ट आपको एकदम कॉम्पैक्टेड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नहीं दिखेगा, उसमें पोर्स होंगे, या तो उससे वाटर क्या होगा, ड्रेन आउट हो रहा होगा या एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो इसी तरीके से रॉक भी सॉयल के ही सिमिलर परफेक्ट कंप्लीट सॉलिड नहीं है कि उसमें कि रॉक जो है वो बिना पोर्स के होगा, उसमें कुछ न कुछ पोर्स होंगे, जिसमें या तो एयर वो हो सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है वो, या तो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है
कि उस पोर्स में कंप्लीटली वाटर हो, नो एयर हो, या फिर एक और केस कंप्लीट एयर हो, नो वाटर हो। ठीक है, गैप बिटवीन पार्टिकल, गुड गुड, चलिए बढ़िया है। टाइनी होल्स, हाँ ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या है फिर। तो फेज डायग्राम में हमने क्या कर रखा है, व्हाट इज फेज डायग्राम। पहले फेज डायग्राम होता क्या है ये देख लेते हैं। तो आपका फेज डायग्राम क्या है, फेज डायग्राम इज नन बट इट रिप्रेजेंट्स अ ब्लॉक डायग्राम। एक ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम क्योंकि हमें कोई ना कोई एक वो चाहिए ना, मतलब ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, इसके फेजेस क्या है, वो पता होंगे तब जाके हम आगे इसके अलग अलग डेंसिटीज के टर्म को समझेंगे, यूनिट वेट के टर्म को समझेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इट इज नथिंग बट अ ब्लॉक डायग्राम बाय डिस्टिंक्टली शोइंग द, जो इसमें हम डिस्टिंक्टली शोइंग अलग अलग शो करते हैं बाय डिस्टिंक्टली showing showing the what, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, ठीक है, showing the होमोजेनियस पार्ट। यहाँ पे होमोजेनियस जो हमने बता रखा है क्या होता है, होमोजेनियस पार्ट ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड्स के अलावा उसमें क्या होगा, वाइड्स होगा, पोर्स होगा, उसको बोले तो सॉलिड्स एंड वाइड स्पेसेस, सॉलिड एंड वाइड स्पेसेस। और ये जो वाइड स्पेस है, इसमें या तो एयर हो सकता है या फिर वाटर भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। तो ये होता है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम दिखता कैसा वो देखिए, ध्यान से देखते हैं, ठीक है, उसके अलग अलग उसको समझेंगे पार्ट्स को। जस्ट अ ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, मतलब ऐसा रॉक नहीं दिखता या फिर सॉयल, पर हम उस सॉयल को हमने ब्लॉक के फॉर्म में अलग अलग पार्ट्स में क्या है यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तीन होंगे। एक तो सॉलिड खुद अपना, देन एयर, जो उसके पोर्स होंगे वाइड्स, उसमें या तो एयर होगा या तो वाटर होगा, मीन्स इसमें तीन अलग अलग होमोजेनियस पार्ट्स होंगे। हमने पहला पार्ट बोल दिया एयर, नेक्स्ट वन इज वाटर, और डेफिनेटली जो सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा ही होगा एयर वाटर से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आपका पूरा रॉक है उसमें वॉइड से वॉइड्स है, इनफाइनाइट वॉइड्स, ऐसा नहीं है, एक लिमिटेशन होगी उसकी। तो इसको हमने बोल दिया एयर, दिस इज योर एयर, दिस इज योर वाटर एंड दिस इज योर सॉलिड। ठीक है, क्लियर है क्या। तो एक काम करते हैं, सॉलिड को थोड़ा बॉडी जैसा दिखना चाहिए, सब खाली दिख रहा है, दिस इज योर, ठीक है, एंड दिस इज योर वाटर। इसमें जो दूसरा हमने पार्ट दिखा रखा है, दिस इज नन बट, और एयर तो उसको हमने खाली छोड़ दिया, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, बाकी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या क्या आपके पास, एयर, वाटर एंड सॉलिड। तो इसका मतलब एक यदि हम रॉक सैंपल उठाए उसमें क्या क्या होता है, एक तो कंप्लीट सॉलिड मटेरियल होता है, सॉलिड पार्टिकल्स, देन उसके वॉइड्स में वाटर के पार्टिकल्स हो सकते हैं, प्लस एयर के भी क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो ये ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन हुआ किसका, रॉक का या फिर सॉयल का। क्लियर है क्या। चलिए अब समझते हैं, इसमें हम अलग अलग इसको इसके जो पैरामीटर्स है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। पहला देखिए कि हमने मान लिया कि ये जो पूरा कंप्लीट है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर। तो दिस इज योर, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है गेट, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल अच्छा खासा है ना। हमने मान लिया दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ एयर, पूरा हम लिखेंगे क्या है अभी, ये आपको बिल्कुल भी वो नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर, इसके बाद दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड दिस वन इज योर
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दिस इज VA, VW एंड VS। क्लियर है क्या? इसके बाद यदि हम इन तीनों को कंस्टिट्यूट कर दें, मिला दें, तो टोटल वॉल्यूम बन जाएगा। इसका मतलब दिस इज योर टोटल वॉल्यूम। क्लियर है क्या? दिस इज योर टोटल वॉल्यूम। तो इसमें क्या क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम, ये तो वॉल्यूम हो गया, फिर कुछ ना कुछ मास भी होगा ना। वो क्योंकि क्या है, डेंसिटी में ऐसा तो है नहीं कि केवल वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ, यदि सॉलिड है तो उसका कुछ मास होगा, वाटर है तो उसका कुछ मास है, जिसको हम वेट बोल सकते हैं, एयर का भी कुछ ना कुछ वेट होगा। तो हमने लेफ्ट साइड दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको, दिस इज योर वेट ऑफ वाटर, दिस इज योर वेट ऑफ सॉलिड एंड दिस इज योर वेट ऑफ एयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि सॉलिड और वाटर के रिस्पेक्ट में जो एयर का वेट है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, इसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड एंड वाटर के रिस्पेक्ट में। तो जहां पे भी हमारी कैलकुलेशन फेज डायग्राम से रिलेटेड रिलेटेड है, मतलब हमें डेंसिटी निकालना है, उसका यूनिट वेट निकालना है, वहां पे हम जो उसमें जो एयर पार्टिकल्स है उनका वेट हम क्या है, काउंट नहीं करते या ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। तो यहाँ पे एक एजम्पशन है, यहाँ पे लिख लो, जितनी भी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है, पता होनी चाहिए, अदरवाइज क्या है ना कि फिर बाद में आप पूछोगे क्यों हमने जीरो क्यों लिया। होता नहीं है जीरो, पर इसके रिस्पेक्ट में काफी स्मॉल है। यदि कोई चीज एक जैसे आपको कंपेयर करना दो चीजों में, एक लिखा हुआ है, एक आपके पास दो नंबर्स हैं, नंबर क्या क्या है, क्यों हम जीरो कर रहे हैं? सपोज आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर है, दैट इज 10⁻⁷। इसमें एक दूसरा नंबर बोला जाए कि आप इसमें 0.001 ऐड कर दो। ठीक है, अब देखो, देखा जाए तो 10⁻⁷ के रिस्पेक्ट में ये काफी छोटा है, पर यहीं पे यदि हमने इसको ऐड करने को बोला होता आपको 0.001 प्लस 0.1, इससे यदि हमने ये दोनों नंबर ऐड किए होते तब आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनको ऐड करोगे तो एक इसका कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक है। पर यहाँ पे 10⁻⁷ मीन्स 1 करोड़ ऑलरेडी, इससे कम से कम कितना, 10 टाइम्स, समझ रहे हो, इतना बड़ा है। तो इसमें यदि आप ऐड भी करोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली यहाँ पे सेफली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, 10⁻⁷। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना बोल सकते हैं, 10⁻⁷। आप चाहो तो ऐड करते बैठो। तो वही वाला फंडा यहाँ पे है कि सॉलिड और वाटर के रिस्पेक्ट में इसका वेट इतना स्मॉल होता है, यू कैन नेग्लेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एंड सॉलिड। तो यहाँ पे चीज का ध्यान रखना है, एजम्पशन आपका ये है, क्यों लेते हैं हम एजम्पशन, ये पता होना चाहिए आपको ना। तो वेट ऑफ जो एयर होता है वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, मतलब यहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं सॉलिड और वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ये हटा देते हैं हमने, बस ऐसे ही समझाने के लिए लिखा था। और क्या इसमें टर्म्स हैं, ये हो गया WA, W2, WS, देन VA। हाँ, और क्या टर्म्स बच रहे हैं आपके पास? हाँ, तो इसका मतलब जब WA जीरो है तो टोटल वेट एरिया में निकालना है रॉक का, तो हम उसमें W काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब दिस इज योर दिस इज दिस इज योर टोटल W, मीन्स कि वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड इज योर टोटल वेट। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, अभी तो इसमें कुछ अभी बताया नहीं, तो क्लियर क्या होगा। चलिए, तो अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे कुछ हमें रिलेशंस पता होने चाहिए। क्या रिलेशन पता होने चाहिए, वो थोड़ा सा देख लो आप। रिलेशन क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे V जो है टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे हम लिख देते हैं सब क्या क्या है। V इज योर टोटल वॉल्यूम, देन योर VA वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि आपको हो सकता है अलग अलग जगह अलग नोटेशन मिले। देन योर VW इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वाटर,
then your VS means volume of solid, then WA, that is weight of air. पहले W देख लें, W total weight, ठीक है, W is weight of air, then W small w, that is weight of water, then your weight of what, weight of small s, that is weight of solid, जो उसमें solid constituent है, weight of solid। ये क्यों लिख रहे हैं अभी आप आगे समझोगे, ये क्या है, कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा पता होना चाहिए क्या क्या है। तो दीज आर सम ऑफ द टर्म्स जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। वी टोटल वॉल्यूम, तो दो रिलेशन है अभी के लिए जान लो, आगे अभी हम जो वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप पे जाएंगे वहां पे हम इसका जितना भी वो है पॉसिबल रिलेशन है वो देखेंगे। अभी हमें केवल दो रिलेशन पता होने चाहिए। क्या? पहला पहला जो आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज वी, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर, वी ए प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी एस। वी ए, और ये बिल्कुल लॉजिकल है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, वी डब्ल्यू प्लस वी एस। और दूसरा क्या है हमारे पास, टोटल वेट, तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि डब्ल्यू ए ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, इसका मतलब टोटल वेट में वाटर प्लस सॉलिड का वेट आएगा। तो टोटल वेट की बात करें तो डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस, ये दोनों रिलेशन आपको अभी पता होने चाहिए। इसका भी देखिए आगे कैसे काम आने वाला है जब हम पढ़ेंगे वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप, अभी तो नहीं, अभी तो टर्म्स हम समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ ये फेज डायग्राम थोड़ा बहुत क्लियर हुआ ना कि क्या करते हैं इसमें, कि सॉयल या रॉक को हम ब्लॉक्स के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एयर वाटर सॉलिड्स इन तीनों को हम अलग अलग क्या है डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो इसमें हमने कुछ टर्म्स देखे, क्या क्या टर्म्स थे वेट एंड वॉल्यूम के, और ये रिलेशन देखा। अब हम वापस चलते हैं जहाँ हम थे, कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, डेंसिटी हमने देखी थी। अब रॉक के रिस्पेक्ट में डेंसिटी का क्या मतलब है, आप समझ ही नहीं पाओगे डेंसिटी का मतलब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं। सॉलिड सॉलिड की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, उसमें जो फील्ड वॉल्यूम है एयर का, वाटर, उसके रिस्पेक्ट में हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, क्या होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ अलग अलग टर्म्स पढ़े डेंसिटी के, क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेंसिटी में ही एक टर्म होता है बल्क डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय बल्क डेंसिटी, आपने सुना है क्या? वेट ऑफ एयर नहीं लेंगे, हमने बताया ना क्यों नहीं लेंगे, अभी आपको बताया ना क्यों नहीं लेंगे, समझ पा रहे हो क्यों नहीं लेंगे? हमने आपको अभी समझाया, तो एक्सप्लेनेशन दिया ना कि आप अ, अभी एक जो पहले 10⁻7 में आप 0.001 ऐड करोगे, उसका कोई मतलब नहीं 0.001 का, आप ना भी ऐड करो, सीधा 10⁻7 लिख दो, वो क्या है, एक्सेप्टेबल है। पर यहीं पे यदि कुछ दो छोटी वैल्यूज होती तो उनको आपको दोनों को लेके चलना पड़ता, आप किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। वैसा सिमिलर यहाँ पे भी होता है, कहाँ पे, कि यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड और वाटर के रिस्पेक्ट में एयर का वेट इतना वो है, स्मॉल है, कि आप इसको चाहो तो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, यानी काफी स्मॉल है, ये वैल्यू जीरो के काफी क्लोज होती है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो आप ऐड करोगे, यदि आप यहाँ पे ऐड करना भी चाहोगे तो उसको आप चाहो तो नेग्लेक्ट कर सकते हो, नेग्लेक्टेबल है, हाँ ठीक है। वाई डब्ल्यू है जीरो, अरे काफी कम होता है, वेट ऑफ एयर काफी स्मॉल होता है। चलिए हमने ये लिख दिया, इसका मतलब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, इसको हम, ये इसका मतलब ये है कि जीरो नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि काफी स्मॉल है। चलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको हटा देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, टर्म टर्म से लिख ही देते हैं क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन बना रहेगा। डब्ल्यू ए वो क्या, क्लोज टू जीरो है, मतलब कि जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ वेट होगा पर काफी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, विच कैन बी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड सॉलिड। तो यहाँ पे यही लिख देते हैं, आपके मन को तो समझने मिले, डब्ल्यू इज वेरी स्मॉल।
वेरी स्मॉल, वो मैथमेटिकल तरीका हुआ लिखने का। तो इतना स्मॉल है कि आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। चलिए हम कहाँ पे थे वो देखते हैं। हाँ, हमने आपसे पूछा बल्क डेंसिटी, आपने सुना है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय बल्क डेंसिटी? वेट ऑफ पोरस मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम। गुड, अच्छा है आप को एटलीस्ट चीजें पता है, मतलब पढ़ रखा है आपने, बढ़िया। वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो? अरे वॉल्यूम तो होगा ना, एयर क्या ऐसा है, आप एक बॉक्स लो, जैसे आप बैलून देखो, उस बैलून में एयर भरा रहता है तो उसका वॉल्यूम जीरो ले लोगे क्या? उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है, और उसका वेट काफी स्मॉल होता है। वेट काफी काफी इतना कम होता है कि आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप किसी कंटेनर में गैस फिल करते हो तो इसका मतलब वो कंटेनर का वॉल्यूम ही तो गैस का वॉल्यूम हो गया, तो क्या वो नेग्लेजिबल होता है? वो डिपेंड करता है कितने बड़े कंटेनर में आप वॉल्यूम गैस फिल कर रहे हो, उसका मतलब वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, और उसका वेट इतना स्मॉल होता है कि हम सॉलिड और वाटर के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जीरो हमने नहीं बोला है, हम बोल रहे हैं कि हम रिलेटिवली इतना स्मॉल है कि हम ऐड करते हुए उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वी जीरो नहीं करेंगे, क्लियर है? अच्छा हाँ, वेट ऑफ पोरस मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम, तो पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होता है बल्क यूनिट वेट का। तो डेंसिटी देखिए ना, आगे देखते हैं, जैसे ये हमने समझ लिया ये वाली चीज, अब इसके आगे देखते हैं क्या है, जो अलग अलग टर्म्स होते हैं। कौन सा? और तीन तरीके की डेंसिटी देखने वाले हैं हम। कितने तरीके की? तीन तरीके की। उसमें पहला जो है, ये वाले को देखें तो बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले बल्क डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसको हम क्या है सिंपल रो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नॉर्मल जो आप आम बोलचाल की भाषा में डेंसिटी बोलते हो, तो रॉ के रिस्पेक्ट में वही चीज क्या है, बल्क डेंसिटी। मतलब डेंसिटी और बल्क डेंसिटी में कोई अंतर नहीं है, पर चूंकि हमें यहाँ अलग अलग डेंसिटीज पढ़नी है, इसलिए हमने इसको अलग नाम यहाँ पे दिया हुआ बल्क डेंसिटी, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाउ यू विल डिफाइन बल्क डेंसिटी? बल्क डेंसिटी इज योर मास ऑफ पोरस मटेरियल। अब यहाँ पोरस मटेरियल क्या है, हम इंटायर रॉक को ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं। तो मास ऑफ पोरस मटेरियल, मास ऑफ पोरस मटेरियल किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, पोरस मटेरियल की? पोरस मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम। पोरस मटेरियल का जो पर यूनिट दिखाई तो दे रहा है ना, मास ऑफ पोरस मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब यदि हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? रो इज इक्वल टू पोरस मटेरियल का मास का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे किस मास की बात कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे हमने वेट बता दिया क्या आपको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट एंड मास यहाँ पे अभी सेम समझ के चलिए। तो इसका मतलब पोरस मटेरियल के मास का क्या मतलब है? पोरस मटेरियल के मास का मतलब हम टोटल मास की यहाँ पे बात कर रहे हैं, टोटल वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल एम डिवाइडेड बाई वी, मतलब कि उस पोरस मटेरियल का टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये पहला टर्म आपको क्लियर हुआ क्या? और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट, वो तो हमने पहले ही बता रखा है, फिर से यहाँ लिख देते हैं। एम इज द, एम यहाँ पे क्या है, टोटल टोटल मास एंड द टोटल वॉल्यूम। बल्क का मतलब ही होता है एज अ होल, यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर किसी उसको कंसिडर नहीं कर रहे, एक पार्ट को हम नहीं देख रहे हैं, टोटल पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं, अभी टोटल वॉल्यूम। ये क्लियर है क्या, व्हाट इज बल्क डेंसिटी? अभी तो हमने पहला ही टर्म बताया, दूसरा टर्म बताएंगे तब कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, क्लियर है? या फिर और इसको टोटल मास तो और भी बोल सकते हैं, मास मास ऑफ पोरस मटेरियल, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको आप हटाएं तो
ये क्या है, टोटल मास, आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसको और क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ फोरस। फोरस में से यहाँ पे हम केवल सॉलिड नहीं देखेंगे, सॉलिड प्लस तो उसमें वॉइड्स में जो पार्टिकल्स हैं उनका भी मास हमें चाहिए, टोटल मास, मास ऑफ फोरस। क्लियर है कि आगे बढ़े, अगला टर्म देखें। द नेक्स्ट वन इज बल्क के बाद ग्रेन। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेन डेंसिटी? ग्रेन डेंसिटी, तो आगे बढ़ा जाए, देखिए ग्रेन डेंसिटी क्या होता है। क्या बोल रहे हो आप, मास ऑफ वाटर प्लस सॉलिड, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम, हाँ हाँ बोल सकते हो, ठीक है। V इज द टोटल वॉल्यूम मीन्स VA प्लस VW प्लस VS एंड M इज MW प्लस MS। तो हमने यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड तरीके से लिखा, अब यहाँ पे आप इसको खोल के अपने हिसाब से जो फॉर्मूला हमने पेज डायग्राम का बताया वहां से लिख सकते हो। क्लियर, क्या बल्क डेंसिटी क्लियर हुआ? आगे बढ़े, अगला टर्म देखें, व्हाट इज ग्रेन डेंसिटी, बताइए। चलिए, तो ग्रेन डेंसिटी का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। अब ग्रेन डेंसिटी का मतलब क्या है, ग्रेन से आप समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे हम जो वाटर और एयर मीन्स जो एयर में एयर बोल रहे हैं, पोर्स में जो एलिमेंट्स या पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हुए हैं किसके, रॉक के द्वारा, उसका हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहे हैं, हम केवल यहाँ पे सॉलिड्स के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ग्रेन डेंसिटी का मतलब सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में हम डेंसिटी देख रहे हैं, यानी इसको बोल सकते हैं ग्रेन डेंसिटी को मास ऑफ सॉलिड्स, इसको बोल सकते हैं क्या, इसके फॉर्मूले से समझेंगे, अभी थोड़ा सा डेफिनेशन देखिए। मास ऑफ सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब मैथमेटिकली इसको हम बोले हैं, क्योंकि ये ग्रेन डेंसिटी, हम यहाँ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, तो इसको हम रो एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। रो एस इज, और कैपिटल से दिखाएंगे तो भी सही रहेगा। मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दिस इज योर नन बट द ग्रेन डेंसिटी। यहाँ पे इसकी जो यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, एंड योर कैपिटल एमएस इज योर मास, या फिर यूनिट वेट आ जाएगा तो वहां पे वेट आ जाएगा, मास ऑफ सॉलिड्स, और यहाँ पे बीएस मीन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। चलिए, क्लियर है क्या? नेक्स्ट हम देखें, ग्रेन डेंसिटी क्लियर, एमएस अपॉन बीएस मीन्स सॉलिड्स का मास डिवाइड बाई सॉलिड का वॉल्यूम। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रही है ना चीजें, ऐसा तो नहीं कि समझ में ना आ रहा हो। हमारे पास अगला टर्म है ड्राई डेंसिटी, हम क्या देखेंगे, व्हाट इज ड्राई डेंसिटी। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, तो नेक्स्ट टर्म इज योर ड्राई डेंसिटी। ये क्या होता है, हमने अभी ग्रेन देख लिया, बल्क डेंसिटी देख ली, अब तीसरा टर्म हमारे पास, दैट इज ड्राई डेंसिटी। ये क्या होता होगा, कुछ आइडिया आप लोगों को? थोड़ा बहुत भी यदि वो लगाइए तो, कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करिए। हमने अभी ग्रेन डेंसिटी देख ली, बल्क डेंसिटी देख ली, हमारे पास लास्ट
बट ऑल्सो इम्पोर्टेंट है ये भी कि ड्राई डेंसिटी क्या होता है। बताइए। अच्छा, एक बच्चे ने बताया, गुड गुड। चलिए, पता है इसका मतलब आपको, बढ़िया। ड्राई डेंसिटी का मतलब है कि यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, बल्क में टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज द बल्क डेंसिटी ऑफ रॉक। जब हम ग्रेन डेंसिटी की बात कर रहे थे वहां पे सॉलिड्स का मास डिवाइड बाय सॉलिड का वॉल्यूम देख रहे थे। यहाँ पे जब ड्राई डेंसिटी की बात करते हैं, ड्राई का मतलब क्या है? ड्राई का मतलब उसमें वाटर और एयर के हम वेट को क्या क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो हम नहीं मान रहे हैं। मतलब यहाँ पे इस डेंसिटी में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है वो फैक्टर। तो इसका मतलब मास ऑफ सॉलिड्स, इसको डिफाइन किया जाता है मास ऑफ सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है क्या? कि सॉलिड ड्राई डेंसिटी का मतलब समझ पा रहे हो यहाँ पे कि हमें वाटर नहीं चाहिए, वाटर कंटेंट यहाँ पे नहीं चाहिए, मतलब सॉलिड्स का मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यदि हमें ड्राई डेंसिटी के वो रिप्रेजेंट करना हो रो, अब इसके लिए कोई अलग से सिंबल नहीं है। आप चाहो तो इसको सिंपली रो हम यहाँ पे डी लिख देते हैं, पर हो सकता है कहीं पे केवल रो लिखा हो तो इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना डेंसिटी से। तो रो डी इज योर मास ऑफ सॉलिड्स पर यूनिट टोटल वॉल्यूम है ना ये, टोटल वॉल्यूम। तो इसको आपको क्या कर रखना है, ये तीनों के बीच का आपको अंतर पता होना चाहिए, अभी आगे काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। और इसकी यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। एंड फिर क्या, एमएस इज योर मास ऑफ सॉलिड्स एंड बी इज द टोटल वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ पोरस मटेरियल टोटल। चलिए, इतना क्लियर हुआ, ड्राई डेंसिटी क्लियर हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम डेंसिटी वाले टर्म को हमने देख लिया। अब हमने ये तीन प्रॉपर्टी, तीन अलग डेंसिटी देखी, इसके बारे में हमने थोड़ा फेज डायग्राम देखा क्योंकि ये समझना जरूरी था डेंसिटीज के, अलग अलग डेंसिटीज को समझने के लिए। अब हम आते हैं इस पे वापस, कहाँ पे, ये तो हो गया। हमने यहाँ पे क्या देख लिया, डेंसिटी देख लिया। इसी से मिलता जुलता कुछ क्या होता है, यूनिट वेट। ज्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें। यूनिट वेट एंड डेंसिटी क्या है, मतलब आपस में काफी ज्यादा को रिलेटेड है। तो अब हम देखते हैं यूनिट वेट। जैसे डेंसिटी के तीन अलग अलग टाइप्स हैं, कौन कौन से, बल्क डेंसिटी, और आपका फिर ड्राई डेंसिटी और ग्रेन डेंसिटी। सिमिलरली बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट एंड क्या, एक तो ग्रेन्स का यूनिट वेट, ठीक है। तो इसका मतलब कि जितने हमने टाइप डेंसिटीज के पढ़े उतने हमें यूनिट वेट के पढ़ने पड़ेंगे। तो हम आपको यूनिट वेट समझा देते हैं क्या होता है, बाकी आप ये जो तीन टर्म्स उसको कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं यूनिट वेट। ये समझने के बाद ये समझोगे ना तो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट बता देंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। चलिए, अब हम कहाँ पे आ रहे हैं, यूनिट वेट पे। तो इसको हम अगले स्लाइड में स्टार्ट करें क्या, या यहीं पे? हम्म, चलिए आगे चल, इसी पे बता देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं यूनिट वेट पे। तो यूनिट वेट क्या होता है? क्या होता है यूनिट वेट का मतलब, पहले हम ये समझेंगे। मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, क्या बता रहे हो आप? चलिए, यूनिट वेट पहले समझते हैं होता क्या है। जैसे हमने डेंसिटी सिंपल समझा, डेंसिटी कैसे समझा कि डेंसिटी इज नन बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। यदि आप रॉक को भी कुछ देर के लिए साइड करिए, नॉर्मली हम क्या डेंसिटी को जानते हैं कि यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बतानी है तो उसके एक यूनिट वॉल्यूम का मास पता कर लो, वही उसकी डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब यूनिट वेट को भी हम थोड़ा सिंपल शब्दों में समझते हैं कि वेट की यहाँ पे बात हो रही है। अभी वहां पे हम डेंसिटी में मास की बात कर रहे थे, तो वेट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस है दोनों में, टेक्निकली दोनों चीजें डिफरेंट है, सेम नहीं है। मास और वेट हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, पर फिजिक्स में इवन आप नॉर्मली पढ़ोगे तो दोनों दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि आप मास आपकी जो है वो चेंज नहीं होगा, मास फिक्स है, मास विल
नॉट चेंज एनीवेयर। आप यहाँ पे हो, आप दूसरे प्लेनेट में चले जाओ, ठीक है, सैटेलाइट में चले जाओ, मून में चले जाओ, वहां पे मास आपका ऑलवेज फिक्स रहने वाला है, लेकिन वेट चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि वेट में क्या होता है, एक टर्म होता है, आप जैसे फिजिक्स से आप थोड़ा बहुत रिकॉल कर पा रहे हो कि वेट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी होता है। तो जो एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी जी वाला टर्म है, ये अलग अलग लोकेशन पे, लाइक आप इस सरफेस का जो एक वो है, जहाँ पे जी कांस्टेंट है, उससे बाहर चले जाओ, मेन सैटेलाइट में चले जाओ, मून में चले जाओ, तो वहाँ पे आपका वेट चेंज हो जाएगा, पर मास स्टिल क्या रहेगा, सेम। तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए था। मास एंड वेट आर डिफरेंट टर्म्स, हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, दैट इज अनदर थिंग। तो अभी हमने क्या देखा, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज अ डेंसिटी, तो क्या होगा, यूनिट वेट क्या होगा, कॉमन सेंस क्या बोलता है आपका, यदि सोचो तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, किसी मटेरियल का आप वेट निकालो, उसके यूनिट वॉल्यूम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, वही उसका क्या हो जाएगा, यूनिट वेट। तो उसको आप बोल सकते हो वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ये तो हो गया बिल्कुल जनरल डेफिनेशन, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। तो इसका मतलब है कि हमें इसको रिप्रेजेंट करना हुआ, जैसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को, तो यूनिट वेट को हम जैसे गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अभी पूरे रॉक मैकेनिक्स में आपको आप इससे बार बार गुजरोगे इस टर्म से, इसलिए इसको समझो अच्छे से। दिस इज योर सिंबल, अच्छा नहीं बना, रुको। अच्छा, गामा इज योर वेट डिवाइडेड बाई, अभी हम नॉर्मल सिंपल देख रहे हैं, अभी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेंसिटीज या यूनिट वेट का टर्म नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पे वेट भी कैपिटल लेके चलते हैं। वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब हमने अभी क्या बताया फॉर्मूला, एक ये याद रखिए आप कि क्या होता है, वेट निकालना है आपको, दैट इज योर एम इंटू जी। हम हर सरफेस की बात कर रहे हैं, वेर एम इज द मास ऑफ मटेरियल, मास ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल उसका मास, ये हमेशा फिक्स रहने वाला, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। और जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड होती है, किस, अर्थ के सरफेस के लिए। आप पोल्स में चले जाओगे, इक्वेटर में चले जाओगे तो डिफरेंट होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको यदि कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, मास इंटू जी डिवाइड बाई वी। तो इसको यदि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, हम डेंसिटी के साथ कोरिलेशन इसका निकालना चाहते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हो आप, एम डिवाइड बाई वी इंटू जी। और ये क्या था, मास पर वॉल्यूम क्या था, नॉर्मली आपकी डेंसिटी थी, इसका मतलब इसको रिप्लेस करके आप रो लिख सकते हो, दैट इज नन बट रो इंटू जी, दैट इज योर गामा। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्यों पता होना चाहिए, हो सकता है आपको क्वेश्चन में नीड किसकी है, गामा की, पर आपको दिया क्या है, रो, दैट इज डेंसिटी। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि रो से हम ये गामा कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या रिलेशन है, गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, क्लियर है क्या, ये समझ में आया ना कैसे। और ये बेसिक तो पता ही होना चाहिए, वेट पॉइंट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज नोन एज यूनिट वेट। इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एक बार बताइए, दिस इज योर गामा। यहाँ ये क्लियर हुआ क्या, रो इंटू जी कैसे आया, हाँ, गुड गुड। वेट वेरीज इन स्पेस, नॉट ओनली इन स्पेस, इवन इन अनदर, आप किसी भी उसमें चले जाओ, प्लैनेट्स में चले जाओ, कहीं भी, तो अर्थ सरफेस के आई फिक्स जी होता है। आप इवन पोल्स में चले जाओगे, वहां पे जी की वैल्यू डिफरेंट होगी, इक्वेटर्स में चले जाओ, वहां पे जी डिफरेंट होगा। तो वो जी के कैसे डिपेंड करता है उस पर हमें नहीं जाना है, हमने आपको एक जनरल आइडिया दिया है।
तो आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक क्लियर है ना? अब हम यूनिट वेट के टर्म्स देखेंगे, अभी हम जनरल यूनिट वेट देखेंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पे यूनिट वेट के भी तीन अलग अलग टाइप्स होंगे। क्या क्या? बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, ड्राई था हाँ, एंड जो ग्रेन डेंसिटी था तो ग्रेन भी यूनिट वेट हुआ। क्यों? आप रो यहाँ पे चेंज करते जाओ, रो बल्क वाला लोगे तो ये बल्क यूनिट वेट हो जाएगा, रो ड्राई यहाँ पे यूज करोगे तो ड्राई यूनिट वेट हो जाएगा, और यहाँ पे रो ग्रेन यूज करोगे तो ग्रेन यूज हो जाएगा, मतलब ये ग्रेन यूनिट वेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधा सा फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि हमने रिलेशन इसलिए बता दी आपको, हम इंडिविजुअल समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो। डेंसिटी में यदि आप समझ गए हो तो वही यूनिट वेट है। तो यहाँ पे आपके पास तीन टर्म्स हैं, देखिए ध्यान से। द फर्स्ट वन इज ए बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट। ठीक है, इसमें क्या है, इसका सिंपल सा फंडा क्या है, इसमें हम फॉर्मूला सीधा लिख रहे हैं। ठीक है, क्या होता है कि इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। बल्क की बात करें हम, टोटल रॉक की बात कर रहे हैं, यानी फोर्स भी है उसमें और सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, तो गामा इक्वल टू रो इनटू जी। ये जो मैंने लिखा था बेसिकली बल्क ही था। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बल्क यूनिट वेट। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट इज योर ग्रेन। तो ग्रेन यूनिट वेट आप देखेंगे कि सुनने को आपको नहीं मिलेगा, कॉमन नहीं है, तो इसलिए उसको हम यहाँ पे, पर यदि आ गया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, ये आप बहुत कम सुनते हो। ग्रेन डेंसिटी सुनते हैं पर हम ग्रेन यूनिट वेट करके जैसी चीज नहीं होती। तो नेक्स्ट है जो ड्राई यूनिट वेट, ये सुनने को मिलेगा आपको, ड्राई यूनिट। ठीक है, तो ड्राई यूनिट वेट का क्या होगा, सिंपल सा फंडा कि गामा डी इज इक्वल टू रो डी इंटू जी। रो डी मीन्स ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी का भी फॉर्मूला हमने देखा क्या होता है, एम एस अपॉन वी। तो इसको यदि आप और तोड़ना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एम एस इंटू जी डिवाइड बाई। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखिए, ये काम आने वाला है। अब हम अगले अपने पैरामीटर को देखेंगे, अगली फिजिकल प्रॉपर्टीज को। दीज ऑल फॉर्मूलेज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये क्लियर हुआ यूनिट वेट क्या होता है? अच्छा क्लियर है, गुड। ये रिलेशन आप जानिए कि गामा इक्वल टू रो इंटू जी। यदि आप गामा दे रखा है तो आप यहाँ से डेंसिटी निकाल पाए, और यदि डेंसिटी दे रखी है तो आप यूनिट वेट भी निकाल सके, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं कौन सी थी। देखिए, हमने ये वाला दूसरा वाला पोर्शन कवर कर लिया, यूनिट वेट ऑब्लिक डेंसिटी, इसमें समय देना इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। चलिए, the another property is what specific gravity। ये क्या होता है, स्पेसिफिक। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं, अब इसको समझने में आसानी होने वाली है। अदरवाइज क्या है, ये हम डायरेक्ट बताते तो हमें पूरा बैकग्राउंड बताना पड़ता, तो जो मोमेंटम है पूरा चेंज हो जाता। चलिए, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने सुना होगा, हमने एक थोड़ा सा हिंट भी दिया कि एक रिलेटिव पैरामीटर है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो आप बताएंगे व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप बताएंगे। अब यदि हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाई, यहाँ पे एक ही चीज है, यहाँ पे बल्क ड्राई जैसा कुछ यहाँ पे हम तब नहीं पढ़ने वाले। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली, और इसको यदि हम सिंपल करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, तो उसको यहाँ पे हम हटा ही देते हैं, केवल इतना लिखना यहाँ पे सही नहीं है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, ठीक है,
ऐसा कुछ है। बताइए तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसका वो होता है, सिंबल होता है कैपिटल जी और ऐसा करके, ठीक है। चलिए बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। यदि आपने पढ़ा हो या सुना हो तो बताइए क्या होता है इसका मतलब, कैसे निकालेंगे, ये क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट आ रहा है, अब यहाँ से चीजें हैं वो होने वाली हैं, मतलब मैथमेटिकली अब आप क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। ये तो हमने बेसिक बेसिक फंडे बताए, अब जब आप आओगे पोरोसिटी, परमिएबिलिटी और वॉइड रेशियो, तो यहाँ पे आप रिलेशन हम ढूंढना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। हाँ यूनिट लेस तो होता है, ये तो हमने आपको ऑलरेडी पहले से बता रखा है। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल। स्टैंडर्ड मटेरियल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड मटेरियल। आपने बहुत तगड़ी इंग्लिश लिख दी, इसका मतलब बताइए। हम यहाँ पे सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सेंस लगाइए। अभी हमने एक टर्म पढ़ा था ग्रेन डेंसिटी, पढ़ा था ना, तो ठीक है चलिए। एक बच्चा काफी क्लोज है, गुड। देखिए सॉलिड्स की हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमें सॉलिड्स के साथ ही डील करना है। अब यहाँ पे हमें वो नहीं चाहिए, एयर एंड वाटर कंपोनेंट नहीं चाहिए इसका। और स्पेसिफिक ग्रेविटी को अभी हमने क्या बताया कि दिस इज अ रिलेटिव पैरामीटर। यदि सॉलिड्स हम भूल जाएं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है किसी पर्टिकुलर एक रैंडम को जनरल ऑब्जेक्ट को उठाओ, यदि उसकी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, उसका मतलब है कि रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 4 डिग्री क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, वहां पर डेंसिटी उसकी क्या है, स्टैंडर्ड है। तो यानी हम कर क्या रहे हैं, हम वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हम डेंसिटी क्या कर रहे हैं, बता पा रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल। किसे आपसे पूछा जाए कि क्या आप क्या समझते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी से, दिस इज जस्ट द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या होता होगा, सॉलिड्स की हम बात कर रहे हैं, अभी हम रॉक पे हम यही चीज अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसको पहले देखिए क्या होता है, तो इसको लिखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ। एक चीज तो क्लियर है कि रेशियो है किसका किसका, सॉलिड्स की डेंसिटी का वाटर की डेंसिटी के साथ। और दूसरी चीज क्या क्लियर है, क्योंकि रेशियो है सेमी क्वांटिटी का, मींस डायमेंशनलेस होगा, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो डिफाइंड एज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ग्रेन डेंसिटी। तो क्या मैं सॉल्ट के साथ डील कर रहा हूँ, ग्रेन डेंसिटी किसके साथ, ग्रेन डेंसिटी टू किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ग्रेन डेंसिटी टू डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब यदि इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें, और एक और चीज पता होनी चाहिए क्या, क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, वो समझ में आ रहा है, क्योंकि डेंसिटी का रेशियो है। हो सकता है कभी आपसे गेट में इसकी डायमेंशन निकालने को बोल दे, तो आप वहां निकालने मत बैठ जाना कि एक टर्म दे दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी, कईयों को पता ही नहीं होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, वो तो क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। और कुछ लोग थोड़ा और होशियार होते हैं, वो क्या करेंगे, वो निकालने बैठ जाएंगे कि हमें रिलेटिव डेंसिटी तो पता है, ऊपर डेंसिटी का टर्म नीचे, तो लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो दूसरी कैटेगरी के आ गए। तो और कुछ लोग होंगे जिनको बिल्कुल क्लियर होगा कि डेंसिटी का रेशियो इसका मतलब सिंपल डायमेंशनलेस होना चाहिए, कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा एग्जाम में कभी कभी थोड़ा सा स्मार्टनेस भी दिखाना जरूरी है। एकदम ट्रेडिशनल तरीके से जाओगे तो फिर टाइम का लॉस होता है। डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। इसके फॉर्मूले की यदि बात करें, जीएस क्या होगा, ग्रेन डेंसिटी दैट इज
रो एस डिवाइड बाय किसके साथ, डेंसिटी ऑफ वाटर, रो डब्ल्यू। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम जीएस की बात करें तो ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, इसका मतलब रो एस अपॉन रो डब्ल्यू। अब इसको थोड़ा तोड़ोगे मरोड़ोगे तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। रो एस आपको पता है, उसका आप रो डब्ल्यू अभी आगे काम आने वाला है, जब हम पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, परमेबिलिटी पढ़ लेंगे तो इसको हम थोड़ा सा और क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। डेंसिटी ऑफ ग्रेन विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, गुड, क्लियर हुआ क्या? जीएस तो क्लियर हो गया होगा। अब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स का मतलब क्या देखेंगे हम, आगे बढ़ा जाए। अगला पैरामीटर देखें क्या, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास अब ये जो तीन टर्म्स हैं, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी, ये कहाँ पे पढ़ेंगे, जब वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप जब आप हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये तीनों टर्म्स आ रहे हैं। तो एक एक करके इनको देखते हैं। ये दोनों में देख लिया, व्हाट इज यूनिट वेट, ऑब्लिक डेंसिटी, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हम इन तीनों टर्म्स को देखते हैं, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। चलिए एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसलिए सबसे पहले मैं फेज डायग्राम बता दिया है, ये इंपॉर्टेंट था, इसके बाद ही चीजें आपको ये सब समझ में आती। तो अब हमारा जो अगला टर्म है क्या है, वॉइड रेशियो। तो ग्रेविटी हमने देख लिया, यहाँ पे समझ में आ जाएगा क्या? नेक्स्ट वन में चलें। और उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, तो दिक्कत तो नहीं आएगी। क्या किया जाए, नेक्स्ट स्लाइड में चलें क्या? यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। नेक्स्ट इज योर वॉइड रेशियो। अगली जो प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है दैट इज वॉइड रेशियो। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, किससे, स्मॉल ई से। तो ये होता क्या है, जिस कीजिए क्या होता होगा, वॉइड रेशियो मतलब यहाँ पे वॉइड्स के वॉल्यूम की तो बात होने वाली है, क्योंकि वॉइड रेशियो मतलब वॉइड्स का रेशियो यदि आपको बताना है तो इसका मतलब वॉइड्स के वॉल्यूम की बात, लेकिन किसके साथ हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ। अब वॉइड रेशियो में हम क्या करते हैं, किसके साथ रेशियो की हम बात कर रहे होते हैं, तो रेशियो ऑफ टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। चलिए तो इसको मैथमेटिकली यदि हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब एक चीज और हमें बतानी है कि वॉइड का वॉल्यूम का मतलब क्या है, वो जो पोर्स हैं या वॉइड्स है उसमें क्या क्या होगा, वाटर होगा प्लस एयर दोनों होगा। तो यहाँ पे इस फेज डायग्राम को और मॉडिफाई करते हैं, और यहीं पे आपको एक और हम रिलेशन यहाँ पे बता देते हैं। क्या है रिलेशन, कि ये पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ वाइट किसके बराबर होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी स्मॉल वी से। तो दिस इज टोटल वाइट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। और यदि वेट ऑफ वाइट की बात करें तो वो भी क्या होगा, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर। तो ये रिलेशन हो गया। यदि वेट ऑफ वाइट की बात करें तो चूंकि
एयर का हमने वेट तो ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट किया है, तो वाटर का वेट तो इसको पहले सिंपल जो है लिखो कैसे, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। अब इन दोनों में से इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ये टर्म यूज होता नहीं, हमें नेग्लेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि सॉलिड के रिस्पेक्ट में तो एयर का वॉल्यूम काफी कम है, और वाटर के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, वो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज। तो ये रिलेशन बस आप याद रखिए, इसका काम नहीं है, हमने रिलेशन यहाँ पे सबका लिख रहा था उसको भी लिख दिया। चलिए अब हम आते हैं उस टर्म पे, वर्ड रेशियो। हाँ, इसको आप याद रखिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये फॉर्मूला आपको रखना है क्या, या दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इसका ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, इस पे गेट में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं, ऑलमोस्ट 2 ईयर में एक बार तो आ ही जाता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाइड विथ टोटल वॉल्यूम, नो 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 नो, टोटल वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाइड विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम नहीं होता आपका ये। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे आना स्टार्ट होगा आपका, इससे बचना है। क्लियर है क्या, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट हम देखें, बताइए, यहाँ तक क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। चलिए, तो हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगला टर्म क्या था देखते जाइए आप। हमने क्या कवर कर लिया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। अब हम आते हैं पोरोसिटी पे, क्या होता है पोरोसिटी। चलिए, अब क्या हमारे पास, इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोरोसिटी। ये क्या होता होगा थोड़ा आप हाँ, पोरोसिटी क्या होता है, कुछ आइडिया, ये टर्म कैसे बना, पोरस, पोरस मीन्स कि ये रॉक की किसी न किसी एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोरोसिटी रॉक की एबिलिटी, अब किस एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बताइए, आप क्या समझ पा रहे हो पोरोसिटी से, व्हाट डू यू मीन बाय पोरोसिटी। तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ voids टू द टोटल वॉल्यूम। अभी वहां पे हम सॉलिड के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं या टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है। क्लियर है क्या कि यहाँ अब जस्ट इससे पहले जो हम देख रहे थे वॉइड रेशियो का मतलब क्या, सिंपली वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड वॉल्यूम, बट पोरोसिटी मींस यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, बट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रिस्पेक्ट में रेशियो ले रहे हैं हम, टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब पी को रिप्रेजेंट करना चाहें, पी इज नन बट वॉल्यूम ऑफ वॉइड विद टोटल वॉल्यूम। ये क्लियर है क्या, अब देखते हैं हम ई और पी में रिलेशनशिप क्या होता होगा, पी और ई में क्या रिलेशनशिप होता है ये देखते हैं। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिए, बहुत ही फंडामेंटल है, आसान लग रहा है पर इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं वो ई और पी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। एबिलिटी टू होल्ड वाटर इनसाइड रॉक, हाँ बोल सकते हैं, करेक्ट। यदि आपको किसी को समझाना है, बताना है, तो पोरोसिटी मींस इट इज नन बट द एबिलिटी ऑफ रॉक बॉडी टू होल्ड वाटर, ठीक है। तो जिसकी जितनी ज्यादा पोरोसिटी है, मतलब उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा है, क्योंकि उतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा।
फोर्स कम मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लेस। तो गुड, अच्छा बताया आपने। चलिए तो इसको थोड़ा सा हम अब नाउ वी विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड ई। देखिए कैसे। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन। अब देखिए आपको अब धीरे धीरे इसमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड ई। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा कैसे निकालेंगे या डिराइव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी को कैसे लिखोगे आप। वॉल्यूम ऑफ वॉइड का मतलब क्या था, अभी हमने बताया कि वॉइड के वॉल्यूम का मतलब था वाटर प्लस एयर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। तो टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से। टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या है, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो उसको ऐसे रहने देते हैं, वाइड का वॉल्यूम ही रहने दें, या इसको चाहो तो सिंप्लीफाई करो। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ऊपर वाले को क्यों हमने खोल दिया, नहीं खोलना था, ऊपर वाले को नहीं खोलना था, इसको वॉल्यूम ऑफ वाइड ही रहने दीजिए। क्या हमें कोरिलेशन बैठाना है ना, जैसे वॉल्यूम ऑफ वाइड ऑन टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड को एज ए चीज रहने दीजिए। अब क्या कीजिए आप, अब इसको वॉल्यूम ऊपर नीचे वी से डिवाइड कीजिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बस इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी आपको पता ही है, हमने जस्ट पहले देखा, व्हाट इज दिस रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड, ई। इट मींस इट इज नन बट ई अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। ये भी हो गया, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, P इज इक्वल टू, इससे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप डिराइव करने मत बैठना। तो आपको यदि ई दिया है तो आप वहां से पी निकाल सकते हो, पी दिया, एक ही रिलेशन याद रखिए। अब क्या है इसमें भी, यदि थोड़ा सा इसको और मैनिपुलेट कर दें तो ई को भी पी के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। पर आप ये बताओ, इसमें कोई भी एक चीज आपको पता है, या तो पी या तो ई, आप दोनों निकाल सकते हो। ई पता तो पी निकाल सकते हो, पी आपको पता है तो यहीं से ई भी निकाल सकते हो। तो दो रिलेशन क्यों याद रखना, एक ही याद रखिए, और जो कि हमने यहाँ पे आपको बताया दिखा के निकाल के। हाँ, स्पेस इन रॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड वाइड्स, वाइड्स और यू कैन से पोर्स। ये क्लियर हुआ, ये रिलेशनशिप आपको याद रखनी है, P इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। और कैसे आता है वो हमने आपको दिखाया, P और ये P के फॉर्मूले से आप यहाँ पे E, अब E के फॉर्मूले से चलोगे तो P में कन्वर्ट कर सकते, इसी को चाहो यहीं पे मैनिपुलेट करोगे तो निकल आएगा, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूले याद रखिए, वो क्या है, एक से ज्यादा फॉर्मूले वो बताने का उनका मतलब है, ठीक है। चलिए तो अभी टाइम हो गया है आज की क्लास का। अब आगे एक और टर्म है परमेबिलिटी, वो पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में फेज डायग्राम में ही और सारे टर्म्स होते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट। तो हम पूरा का पूरा जो फेज डायग्राम है, इसमें वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप है, वो पूरा देखेंगे, ठीक है। तो ये जब कंप्लीट कर लेंगे तभी अपन आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे मीन्स कि जो आगे की प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। क्लियर है, चलिए फिर कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। अगली क्लास जो टाइमिंग है 5 5 आई थिंक, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखिए, हो सके तो खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगले वाले स्लाइड्स में क्या करेंगे ना, अपन क्वेश्चंस करेंगे गेट में आए हुए और कुछ अलग अलग बुक्स के। तो वहां पे थोड़ा सा आपको सीखने को मिलेगा कैसे क्वेश्चन गेट पूछता है, क्या एक्सपेक्ट करता है वो आपसे, कि ये जो आपने पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई कर पा रहे हो आप, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब आप लीव कर सकते हो, ठीक है। या कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।
थैंक यू आप सभी का, है ना? चलिए।